गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। एक चैप्टर फिनिश हुआ, ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री में सीरियल वाइज में ये पहला चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरे केमिस्ट्री का बेस है, इसीलिए ज़रा इसको समझते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें ये पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। इसमें 3-4 सवाल है, उसका आपको जवाब ढूंढना है। कौन कौन? सबसे पहला, केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, अगर बैलेंस है तो कैसे है, अनबैलेंस है तो कैसे है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन जो है उसका पहचान क्या है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, वगैरह वगैरह। ये 4-5 क्वेश्चंस है, इसके आंसर आपको ढूंढने, आपने ढूंढ लिया, बस ये चैप्टर आपका है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में एंट्री करने से पहले आपको कुछ बात समझनी होगी, जो बात आपको हम समझाएंगे और आप समझेंगे। क्या हम सही बोल रहे हैं? ओके। तो आज सबसे पहले आप जब 9th का केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो कुछ बेसिक 2-4 बात ही हम समझाएंगे, जिसमें सबसे पहला चीज आपको समझाएंगे एटम। एटम मतलब परमाणु, ये क्या है। तो आपने क्या बोला कि परमाणु का मतलब होता है कि पदार्थ जिस चीज से बना होता है। जैसे हमारा घर किससे बना होता है? ईंट का बना होता है, ठीक है। तो वो ईंट क्या है? हमारे घर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। उसी प्रकार ये पेन कौन सी का बना होता है? ये मान लेते हैं ये प्लास्टिक का बना है, तो इसमें क्या होगा? प्लास्टिक का एक ऐसा कण होगा जो सबसे छोटा होगा। फोन आपका फाइबर का बना हुआ है, या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है, या फिर आयरन का बना हुआ है, तो उसमें क्या है? आयरन का एक ना कोई एक सबसे छोटा कण होगा। तो दुनिया का हर एक पदार्थ जो होता है वो किसी न किसी एक छोटे कण से शुरू होता है, एकदम एक छोटे कण से। कोई गैस का ये अणु है, ये कोई गैस है, तो गैस भी क्या होगा? कोई ना कोई एक छोटा सा उसमें कण होगा, जिसके ढेर सारे मिलने से वो पूरा गैस का गुब्बारा बन गया, पूरा रूम में गैस भर गया, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वो जो एक कण है, उसी कण का नाम है परमाणु। अर्थात किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को, फिर से वैसे तो अब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि शायद से कहना है कि हम लोग परमाणु को भी तोड़ चुके। परमाणु भी टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी टूट गया, क्वार्क में, मेसॉन में, पाई मेसॉन से, बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे, समय आ रहा है। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को आप क्या बोलते हैं? परमाणु, नंबर 1। दूसरा बात, दूसरा है आपके सामने अणु। ये परमाणु क्या हुआ? जैसे कि आप लिखते हो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम परमाणु है। ये एल्यूमिनियम का संकेत है एल सिंबल, वो एक परमाणु का संकेत है, ओके। तो जैसे आपने लिखा Fe, ये आयरन का संकेत है और ये आयरन का एक परमाणु है। जैसे आपने लिखा ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु का संकेत है, ओके। जैसे आपने लिखा Cl, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन का एक परमाणु का संकेत है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग संकेत में जो भी लिखते हैं वो क्या है? परमाणु का सिंबल है, सूचक। नेक्स्ट, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया अणु। अणु क्या है? कि जब किसी पदार्थ का परमाणु ढेर सारा परमाणु ग्रुपिंग कर लेता है, और सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग कि पदार्थ का सभी परमाणु ग्रुपिंग नहीं करता। पदार्थ के कुछ ही परमाणु ऐसे, कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जिनके परमाणु आपस में ग्रुपिंग करते हैं। अर्थात सभी पदार्थ के परमाणु ग्रुपिंग नहीं करते हैं, कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके परमाणु ग्रुपिंग करते हैं। अगर वो सभी परमाणु ग्रुपिंग कर लिए, अगर वो सभी परमाणु ग्रुपिंग कर लिए, तो उसी ग्रुपिंग का क्या नाम है? मॉलिक्यूल्स, अणु कहलाता है। उसी ग्रुपिंग का नाम क्या है? अणु कहलाता है, वो अणु है। जैसे जैसे में देखो आप, जैसे Cl2, अर्थात 2 Cl मिल गया,
तो क्या बन गया, Cl2 बन गया। लेकिन आप कभी Na2 नहीं देखे होंगे, क्योंकि Na2 जो है सोडियम जो है वो ग्रुपिंग नहीं करता। आप Fe2 नहीं देखे होंगे, आप Fe देखते होंगे। आप Al2 नहीं देखते होंगे, आप Al देखते होंगे। जैसे O2 वो ऑक्सीजन ग्रुपिंग करता है, जैसे N2 ग्रुपिंग करता है, जैसे Br2 ग्रुपिंग करता है, जैसे I2 ग्रुपिंग करता है। ठीक है, तो ये सभी जो आपके सामने है, तो ये सभी क्या करता है, ये सभी ग्रुपिंग करता है। तो ग्रुपिंग करके ये क्या बना लिया, ये ग्रुपिंग करके बना लिया मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ग्रुपिंग करके ये मॉलिक्यूल्स बना लिया। ठीक है, ये जल का एक मॉलिक्यूल्स है। जल के एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। जल के एक अणु में, यहाँ ये सिंबल है अणु का, ये 2 और यहाँ पे 1, ये सिंबल है परमाणु का। नहीं समझ रहे ना आप इस बात को? जी आप समझते हैं। तो ये 1 परमाणु, जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जैसे आपने बोला C2H6, ये क्या है, ये आपका शायद मीथेन या इथेन, प्रोपेन, जानेंगे आप आगे। ये वो है, ये इथेन है। इथेन का ये एक मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स में कार्बन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु है। ओके, जैसे आपने बोला H2SO4 लिखते हैं, आप ऐसा लिख देते हैं। ये H2SO4 का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु मौजूद है। तो ये है एटम और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो दूसरी बात तो हो चुकी है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है आपका एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। ये तत्व क्या है, तत्व क्या का मतलब होता है वैसा पदार्थ, जैसे कि लोहा। मान लेते हैं लोहा का रॉड है आपके पास, जैसे ये पेन लिए हम, ये पेन आपका, ये लोहा का रॉड है। तो अगर ये लोहा का रॉड है तो ये केवल लोहा के परमाणु से ही बने होंगे। अगर ये लोहा का रॉड है तो ये केवल लोहा के परमाणु से ही बने होंगे, इसमें कोई और परमाणु मौजूद नहीं होगा। जैसे ये आपका एल्यूमिनियम का रॉड है तो ये केवल इसमें एल्यूमिनियम के ही परमाणु मौजूद होंगे। तो इसका मतलब वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, उसे आप क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे आपने बोला Cl2, तो Cl2 में क्या है, Cl2 में दोनों, Cl2 किससे बना है, क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से। तो इसका मतलब Cl2 का जो अणु है, तो इसमें क्या है, दोनों परमाणु एक जैसा है, इसीलिए Cl2 को क्या कहेंगे, तो Cl2 को तत्व कहते हैं। ओके, जैसे आपने बोला H2, तो H2 कैसे बना होगा, H और H मिलके। कितने परमाणु से मिलकर बने हैं, 2 परमाणु से। क्या दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, हाँ सर एक ही प्रकार के परमाणु हैं। तो ये H2 क्या हो गया, ये तत्व हो गया। जैसे O2 कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कैसे आया आप अभी मत सोचो। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, या शायद आप 9th में सोच लिए होंगे, ये डबल बॉन्ड आ गया। क्या ये ऑक्सीजन 2 O से मिलके बना है, तो 2 ऑक्सीजन के मिलने से बना है। क्या दोनों एक ही प्रकार के परमाणु है, हाँ सर दोनों एक ही प्रकार के परमाणु है। तो इसका मतलब है ये O2 जो है ये तत्व है। अब समझ में आ रहा है? तो वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे HCl में 2 परमाणु है, एक परमाणु है हाइड्रोजन का और एक परमाणु है क्लोरीन का। क्या HCl का जो एक अणु है उसमें दोनों परमाणु एक ही जैसा है, नहीं सर, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, दोनों परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, इसीलिए HCl को हम लोग तत्व नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों को हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यौगिक कहते हैं, मतलब इसको कंपाउंड कहते हैं। क्या कहा जाता है, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक कब होगा, कंपाउंड का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक का मिश्रण। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पे HCl है, तो इसमें कितने हैं, HCl के एक अणु में 2 अलग अलग परमाणु हैं। तो यदि किसी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के परमाणु के मिलने से बना होता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड, यौगिक कहते हैं। और आपने बचपन में ये भी पढ़ा है, इसमें दोनों परमाणु का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु क्लोरीन का, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1:1 होता है। जैसे आपने बोला H2O, तो ये जल का एक अणु है,
H2O जो है वो जल का एक अणु हो गया। इस एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसका मतलब जल के एक अणु में, मतलब जल के एक बूंद में, आपको बताया था ये मेरा बोलने का अपना सेंस है, इसीलिए आप उसे एक अणु समझिए। एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। आ रहा है समझ में? तो ये जैसे आपने लिखा H2SO4, H2SO4 के एक अणु में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 1 सल्फर होगा और 4 ऑक्सीजन होगा। ये उसका अनुपात है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलेंगे आप यौगिक। ठीक है। उसके बाद एक पदार्थ होता है मिश्रण। एक पदार्थ क्या हो गया, मिश्रण। मिश्रण में कोई अनुपात नहीं चाहिए। ठीक है। आप क्या करेंगे, किसी भी मात्रा में हाइड्रोजन, किसी भी मात्रा में ऑक्सीजन आप मिला दो, वो मिश्रण है। क्या बनेगा पता नहीं। हवा में बालू मिला दिया, मिश्रण। जल में नमक मिला दिया, मिश्रण। जल में चीनी घोल दिया, मिश्रण। ठीक है। तो उसमें अनुपात से कोई मतलब नहीं है, अधिक कम अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिलाते रहो। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये H+ आयन है और ये H2O है। जब जल में H+ आयन घुलता है, जल में जब H+ आयन घुलता है तो ये बनाता है H3O+। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। क्या बोले, जब जल में H+ आयन घुलता है तो वो क्या बन जाएगा, जल में जब H+ आयन घुलेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो अगला हम लोग बात करना चाहते हैं 6 नंबर में यहाँ पे आयन के बारे में। देखिए आयन कैसे बनता है। आयन 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर कोई पदार्थ या कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अगर किसी तत्व में से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, अगर किसी तत्व में से, तत्व में धातु भी आता है, अधातु भी आता है, उपधातु भी आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं तत्व का, उसको अलग अलग हम लोग धातु अधातु में पढ़ेंगे। ठीक है। तत्व का मतलब उसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, सभी लोग उसमें शामिल है। ठीक है। जैसे हम लोग इंसान बोलते हैं तो इंसान में बच्चे, बच्चियाँ, मेल फीमेल सब उसमें शामिल है। तो वो सभी क्या है, इंसान है। अगर मर्द की बात करेंगे तो सिर्फ जेंट्स आएगा, औरत की बात करेंगे तो सिर्फ फीमेल आएगा। लेकिन जब हम लोग इंसान की बात करते हैं, मानव जाति की बात करते हैं, तो उसमें मेल फीमेल दोनों आता है। उसी प्रकार आयन की बात करते हैं तो उसमें मतलब तत्व की जब बात करेंगे तो उसमें धातु अधातु मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड सबको ही आता है। उसी प्रकार आयन की बात करेंगे तो इसमें दोनों होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बनेगा सोडियम प्लस। अर्थात जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या बनता है, धनायन बनता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। या क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बनेगा, Cl-। मतलब यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके निगेटिव चार्ज लेता है, और अगर किसी पदार्थ पर या किसी, जैसे कि SO4 ये यौगिक है, इस पे आयन, इस पे चार्ज आ गया, तो अगर किसी पदार्थ पर या किसी धातु पर, अधातु पर या उपधातु पर या किसी भी यौगिक पर अगर चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। जैसे HSO4- क्या आ गया, ये यौगिक है, उस पर चार्ज आ गया तो अब ये क्या बन गया, आयन। ठीक है। तो अगर किसी भी पदार्थ पर चार्ज आ गया तो उसे आप क्या कहते हैं, आयन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों को आना चाहिए था, हम लोग को आता ही है, आपको सब कुछ आता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो कहा गया कि जैसे अभिक्रिया कब होगा, जैसे आपको झगड़ा कब होगा, रूम में अकेले हैं तो आपको झगड़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना। झगड़ा होने के लिए कम से कम सामने में एक अपोजिट पार्टी तो होना चाहिए। उसी प्रकार यदि कोई तत्व ए है, उसको किसी के साथ अभिक्रिया करनी है तो कोई काउंटर वाला होना चाहिए ना, कोई अपोजिट पार्टी होना जिसके साथ झगड़ा किया जाए, जिसके साथ मेल किया जाए, जिसके साथ लड़ा जाए, जिसके साथ रासायनिक अभिक्रिया की जाए, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसीलिए कहा गया यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक तत्व हैं या 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं और वो दोनों पदार्थ मिल करके, दोनों का गुण अलग अलग है, एक हम हैं, हम झूठ बोलने वाले हैं, एक आप हैं, आप खूब सच्चे हैं, और हम दोनों जब मिले तो कुछ नया चीज़ बन गया। तो मेरा नेचर अलग है, झूठ बोलने वाला, आपका नेचर अलग है, सच बोलने वाला, हम दोनों जब मिले तो एक नया चीज़ बन गया,
हमेशा झूठ बोलने वाला बन गया, या हमेशा सच बोलने वाला बन गया, या वो उसका कुछ अलग चीज़ आ गया उसमें। तो वो क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि ABC मिल गया, हम आप और एक फ्रेंड मिल गया, तो ये 3 गो मिल गए, या हम आप मिल गए तो 2 गो हो गया। तो क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो जो नया पदार्थ हो सकता है उनका गुण इन दोनों पदार्थ से भिन्न हो सकता है, या इन दोनों पदार्थ का आपस में भिन्न हो सकता है, गुण आपस में अलग अलग हो सकता है। तो जैसे एक रिएक्शन देखिएगा आप, H2 प्लस Cl2, ठीक है, तो या फिर H2 प्लस O2, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2O, ठीक है। देखिए आप, हाइड्रोजन ये ईंधन है, ये जलता है, ऑक्सीजन ये भी जलता है या जलने में मदद करता है, लेकिन ये जो जल है ये एक ऐसा बोका आदमी है जो इस दोनों को बुझा देता है। आप गौर करो ना, ठीक है, ये दोनों का नेचर अलग अलग है, एक का नेचर जलने का, एक का नेचर जलाने का, एक का नेचर बुझाने का। इसलिए बोले जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोले, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जैसे आपने क्या बोला, देखो आप, H2 प्लस Cl2, ये क्या बनेगा, 2HCl, ऐसा बनेगा, ये HCl ऐसा बन गया। ये हाइड्रोजन है, इसका गुण अलग है, ये क्लोरीन है, इसका गुण अलग है, ये HCl है, इसका गुण अलग है, ठीक है। तो ये क्या है कि 2 अलग अलग पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का, एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का जब निर्माण करता है, तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है, इसी प्रोसेस का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ओके, क्या बोल रहे हैं, अब इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, जरा ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे। तो आप जब 9th में थे तो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, ये बन गया आपका HCl, ऐसा बन गया HCl। तो ये जो आपका H2 है, ये जो आपका H2 है, गौर कीजिएगा, ये तत्व है, ये कैसा बना होगा, H बना होगा, ठीक है। Cl2 कैसे बना होगा, Cl ऐसे बना होगा, ठीक है। आप इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे बाहर में आपकी गाड़ी खड़ी है, साइकिल खड़ी है, उसमें जंग लग गया, जैसे आपने क्या किया, दूध में नींबू डाल दिया, दूध फट गया। जैसे आपने क्या किया, कुकर में चावल पानी देकर के चढ़ा दिया, सीटी उटी मारा, भात बन गया। सर ये सभी प्रक्रिया क्या है, ये सभी प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने दूध से दही बना लिया, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने मोमबत्ती के मोम को जला करके रोशनी बना लिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने स्विच ऑन करके बल्ब जला लिया, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये सभी जो प्रोसेस है, आप गौर करो, उन सभी प्रोसेस में को करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होता होगा। आप गौर करो ना कुछ ऊर्जा, जैसे जंग लगने के लिए बाहर में कुछ ना कुछ ऊर्जा, चावल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा, बल्ब जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा। तो ये सभी जो ऊर्जा चाहिए, जैसे आपको काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, तो आप भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपको कोई मिशन प्राप्त करने के लिए आपको एक जुनून की आवश्यकता होती है, वो आप मोटिवेशन से प्राप्त करते हैं। ताकत के लिए आपको जोश की आवश्यकता होती है, तो वो आप किसी चीज़ से प्राप्त करते हैं। तो ये आपके अंदर जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप उसकी पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार इस रासायनिक बंधन को बंधने टूटने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये ऊर्जा ये प्राप्त करता है, ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या तो ये प्राप्त करेगा सौर ऊर्जा से, ठीक है, या फिर प्राप्त करेगा या फिर ये प्राप्त करेगा आपको ऊष्मा ऊर्जा से, या फिर ये प्राप्त करेगा आपको विद्युत ऊर्जा से। मतलब इस प्रकार की कोई किसी न किसी ऊर्जा से ये अपनी बंधन को, बॉन्डिंग को तोड़ेगा। जैसे H2 था तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तब ना हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुटेगा। तो ये ऊर्जा लेकर के जब आप इसको ऊर्जा देते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है। क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट गया।
टूटने के बाद ये जो H है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में क्या कोई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बताएंगे आगे भी, लेकिन अभी यहाँ समझा देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, फिर हो गया प्लस। फिर यहाँ पे इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन इस क्लोरीन के पास, एक इस क्लोरीन के पास, चला गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो एक HCl इसके साथ बन गया और एक HCl इसके साथ बन गया। तो इस प्रकार से कितने HCl का निर्माण हो गया, 2 HCl का। तो HCl जोड़ HCl कितना हो गया, 2HCl। इस प्रकार ये रिएक्शन पूरा हुआ। आप तो उसको एक लाइन में लिख दिए, उसको आप एक लाइन में लिख दिए। आप देखेंगे सर ये जो रिएक्शन है इसका नाम है इनिशियल स्टेट। क्या नाम है इसका, इनिशियल स्टेट। इसका क्या नाम है, इनिशियल, मतलब जब रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ओके, ये जो है इसका नाम है फाइनल स्टेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या हो गया, फाइनल स्टेट। मतलब रिएक्शन यहाँ आके यहाँ फाइनल स्टेट, यहाँ पे रिएक्शन आके खत्म हो गया। और बीच में ये जितना चीज आपको दिखाए हैं हम, ये बीच में जितना कहानी समझाए हैं, इस कहानी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है इसका, ट्रांजिशन स्टेट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रांजिशन। फिर समझिए, रिएक्शन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो है इनिशियल स्टेट, रिएक्शन जब जाके आप फिनिश करते हैं तो वो है फाइनल स्टेट। और इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में बीच में जितने कार्यक्रम होते हैं, बीच में जितने सारे प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आपने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच का, मतलब शुरू और फाइनल होने में जो बीच में आपने संघर्ष किया। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू की डीएम एसपी बनने के लिए, और आप एसपी बन गए, तो एसपी बनना की पढ़ाई जिस दिन शुरू की और आपने जिस दिन बना, इस बीच का जो उथल पुथल वाला जिंदगी है, दैट लाइफ इज नॉन एज ट्रांजिशन लाइफ, ट्रांजिशन स्टेट। सेम टू सेम ये जो आपका इनिशियल स्टेट है और ये क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल, फाइनल, और पहुंचने में जो बीच में एक उथल पुथल आया है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये बीच में बॉन्ड टूटा है, तो बॉन्ड को टूटने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। आपने बॉन्ड एनर्जी बाहर से दिया, या आग के द्वारा दिया, ऊर्जा के द्वारा दिया, उष्मा के द्वारा दिया, मोमबत्ती से दिया, या आपने और किसी प्रोसेस से दिया, इलेक्ट्रिसिटी से दिया, मैग्नेट से दिया, पता नहीं किससे दिया, जिससे भी दिया आपने एनर्जी इसको प्रोवाइड किया। ये बॉन्ड सब टूटा, एक नया बॉन्ड बना और ये प्रोसेस फिनिश हुआ। अर्थात क्या होता है कि इनिशियल स्टेट में बॉन्ड टूटना शुरू होता है, बीच में जाकर के सभी बॉन्ड टूटते हैं और एक नए बॉन्ड एनर्जी के साथ नए नए बॉन्ड का निर्माण होता है, और फाइनली जो आपका प्रोसेस है वो फिनिश होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हो गया इनिशियल स्टेट और ये हो गया फाइनल स्टेट, कंप्लीट। जैसे एक दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास है H2 प्लस O2, ठीक है, ये H2 भी गैस, ये O2 भी गैस, ये बन गया जाकर के H2O। तो ये है आपका इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका इनिशियल स्टेट। और ये कौन है, ये है आपका, ये किस अवस्था में, पानी लिक्विड अवस्था में, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका फाइनल स्टेट। समझिएगा बात को, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब इसमें हुआ क्या होगा, वो देखिए, इसमें जो है H कै गो है, 2 गो है, तो HH हो गया, प्लस ये O2 कै गो है, तो 2 गो है, तो ये OO हो गया, ऐसा बन गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या दिए होंगे, यहाँ पे दिए होंगे बॉन्ड एनर्जी, चाहे जैसे दिए हों, यहाँ भी आप क्या दिए होंगे, यहाँ दिए होंगे बॉन्ड एनर्जी, आप दे दिए। बॉन्ड एनर्जी के बाद जो है ये बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूट गया होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूट गया होगा, ये बॉन्ड क्या हुआ होगा, बॉन्ड टूट गया होगा, ठीक है। टूटने के बाद जो है ये फिर क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ जाकर के जुट जाएगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ जाकर के जुट जाएगा। और इस प्रकार फिर ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही अभिक्रिया करेगा ये फाइनली क्या बनाएगा, ये बना देगा H2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ,
ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा रिएक्शन को कंप्लीट होने का, और इसी प्रोसेस का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अभी समीकरण पर हम लोग नहीं गए हैं, अभी केवल किसको डिस्कस कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को। इसीलिए हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए और भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब इसी प्रक्रिया का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। इसी का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट, अब आप लोगों को समझना है कि केमिकल रिएक्शन के जैसे यहाँ पे है आपका, जैसे मान लो एक लोग है ए, दूसरा है बी, ये जब मिल गया तो ये बना लिया सी, ठीक है। ये जो आपका ए और बी है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, मतलब इसको बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट ये क्या है, अभिकारक, मतलब वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या जो इनपुट है, जो भाग लेने के लिए आया है, उसे आप कहते हैं रिएक्टेंट। आपने क्या बोला, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आता है उसका नाम क्या है, रिएक्टेंट। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आता है उसका नाम क्या है, रिएक्टेंट। ओके, और उसके पश्चात जो फाइनली बनता है उसका नाम है प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। आप देखेंगे प्रोडक्ट के साथ में अगर कुछ बना है, तो इसका नाम है बाई प्रोडक्ट। क्या नाम है, बाई प्रोडक्ट, मतलब सह उत्पाद। इसको बोलते हैं सह उत्पाद। सह उत्पाद का मतलब जो कुछ साथ में बनता है उसको बोलते हैं सह उत्पाद। तो ये क्या है, तो इसको अभी हम लोग भूल के रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी क्या है, प्रोडक्ट। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ। दूसरी बात, दूसरा स्टार है, सभी रिएक्टेंट को एक दूसरे से प्लस साइन के साथ अलग अलग किया जाता है। सभी, क्या बोले, पहला स्टार क्या था, जो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ को जोड़ के चिन्ह के साथ अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तथा जोड़ के चिन्ह के साथ अलग अलग किया जाता है, कर दिए। तथा तीर के चिन्ह के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग किया जाता है। जोड़ के चिन्ह के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को अलग करेंगे, और तीर के चिन्ह के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग किया जाता है। ओके, और जहां साथ में ये जो तीर है वो अभिक्रिया की दिशा बताता है। तीर, साथ में तीर क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा। यहाँ 3 पॉइंट बताएं। रिएक्टेंट को अलग अलग करेंगे प्लस के साइन से, प्रोडक्ट को अलग अलग करेंगे प्लस के साइन से, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अलग अलग करेंगे तीर के चिन्ह से। और साथ ही ये जो तीर का चिन्ह है वो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया की दिशा हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। कंप्लीट। अगला स्टार, रासायनिक अभिक्रिया में सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा जाता है। तब क्या लिखते हैं, उसके बदले में सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, या उसका अनुसूत्र लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं या उसका अनुसूत्र। सिंबल का मतलब, जैसे कि आपने बोला एक है H और एक है Cl, बन गया ये HCl, तो ये क्या है, ये सिंबल है, ये अनुसूत्र है, ठीक है। जैसे H2 + O2 बन गया 2H2O, तो ये क्या है, ये आपका H2O2, ये क्या, अनुसूत्र है। ये भी क्या, अनुसूत्र है। या तो सिंबल से दिखाएंगे या तो अनुसूत्र से दिखाएंगे। ओके, अगला स्टार हम लोग को समझना है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का जो होने का दर होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ लोग होता है जो तेजी से काम करता है, कुछ लोग पढ़ता है, देखेंगे वो जल्दी जल्दी 2-3 चैप्टर का मैथ बना लिया, वो जल्दी जल्दी 3-4 चैप्टर का फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, वो जल्दी जल्दी 3-4 केमिस्ट्री का रिवीजन। वो क्या है, उसके पढ़ने का जो दर है वो अधिक है,
उसी प्रकार जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में भी रिएक्शन के होने का दर कम या अधिक हो सकता है। जैसे जंग लगना एकदम बड़ी स्लोली हो रहा है, दूध का फटना, दही का जमना, मोम का पिघलना, चावल का बनना, तो ये सभी जितने सारे हमारे पास रिएक्शन हैं इनमें कुछ ऐसे क्या चावल चढ़ा दिए परसों होगा, नहीं। जंग बाहर साइकिल छोड़ दिए 1 मिनट के बाद जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब धीरे धीरे बहुत समय बाद लगता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो बहुत मंद गति से होता है, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो बहुत फास्ट होता है। तो ये जो आपका रिएक्शन है तो रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, अभिक्रिया का दर ये फास्ट या स्लो हो सकता है, फास्ट या स्लो हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है ये फास्ट या स्लो हो सकता है। लेकिन अगर किसी फास्ट रिएक्शन को अगर स्लो करना है, देखिएगा, यदि किसी फास्ट रिएक्शन को स्लो करना है या किसी स्लो रिएक्शन को फास्ट करना है तो उसके लिए एक नए लोग का आगमन होता है, एक नए प्रकार के पदार्थ का आगमन होता है, एक नए प्रकार के युग पुरुष का आगमन होता है जिसका नाम है कैटलिस्ट। क्या नाम है? कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करता है? इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं इसको? इसको आपने क्या बोला अभी? उत्प्रेरक। इसका क्या नाम है? उत्प्रेरक। अभी हम लोग क्या बोले? ये जो आपका कैटलिस्ट है इसका नाम क्या? उत्प्रेरक। ये क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता है, ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के दर को बदल देता है। हम बढ़ा या घटा नहीं बोले हैं, क्योंकि वो आप पे निर्भर करता है कि आपको बढ़ाने की आवश्यकता है या घटाने की आवश्यकता है। क्या बोले? ये जो आपका उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं करता है, ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। मतलब या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। उसको क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की कुछ विशेषता है, जैसे पहली विशेषता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा है यह उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तीसरा है यह अभिक्रिया के दर को बदल देता है। चौथा, यह अभिक्रिया के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ओके। और पांचवा है कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को बदलने के लिए काफी होता है। बहुत 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 5-6 पॉइंट बोले, सब एक पर एक, ठीक है। तो ये जो आपका उत्प्रेरक है वो केवल क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया के दर को चेंज कर देगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। न तो उसमें भाग लेगा, न प्रोडक्ट पर असर डालेगा, न द्रव्यमान में चेंज करेगा, न रिएक्शन को बदलेगा, ठीक है। तो ये सभी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो केवल दर को थोड़ा सा बढ़ा या थोड़ा सा घटा देता है। कौन? उत्प्रेरक। तो हम लोग किसके बारे में जान रहे थे अभी? कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वगैरह वगैरह चीज को हम लोग जान रहे थे। ओके। अब आपको ये समझना है कि किसी भी कहीं पर अभिक्रिया हो रही है, इसका कुछ ना कुछ पहचान होना चाहिए। अभिक्रिया हो रही है, इसका कुछ ना कुछ तो पहचान होना चाहिए। तो हम लोग अभी एक टर्म पढ़ेंगे, टर्म ये है कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है। तो अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसका क्या पहचान है। देखेंगे, इसका सबसे पहला पहचान है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन सबसे पहला क्या पहचान है? रंग में परिवर्तन। देखिए ना, सबसे पहला पहचान इसका क्या है? रंग में परिवर्तन। जैसे आज ही आप शायद एक अम्ल क्षार में एक लेक्चर आप पढ़े थे जिसमें कि ये था कि यदि आप फिनोप्थलीन में या मिथाइल ऑरेंज में यदि आप अम्ल डाल देते हैं तो वो लाल रंग से पीला हो जाता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज में अगर आपने अम्ल डाल दिया तो उसका रंग लाल से पीला हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। तो आप क्या देख के समझे वहाँ रिएक्शन हुआ है? उसके रंग में परिवर्तन को देख करके। दूसरा होगा गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। पहला क्या हुआ? रंग में। दूसरा गंध में। जैसे आपने क्या किया, खाना बनाया और अगले दिन आपने क्या देखा कि वो खाना में से एक गंध निकल गया है। गंध निकल गया है, उसमें से एक दुर्गंध आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जो भोजन था वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो गया है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका जो गंध है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है।
तो आपने क्या समझा, इसका मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है, इसलिए एक नए नए प्रकार का गंध आ गया है, तो गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा जो स्टार है, तीसरा है उसके रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। अगला होता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जैसे आपने क्या किया, चूना खरीद के लाया और आपने उस पर पानी डाल दिया। चूना खरीद के लाया, आपने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया। जैसे ही आप पानी डालेंगे उसमें से उष्मा निकल जाएगा। इसका मतलब वो उष्मा ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। वो ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। कंप्लीट। चौथा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, चौथा क्या है, अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप का बनना मतलब जैसे मान लो आपके पास NaCl है, NaCl एक्वस है, मतलब इसमें जल मिला हुआ है। आपने क्या किया, उसमें AgNO3 डाल दिया, तो आप क्या देखेंगे कि ये Ag क्या है, सिल्वर है, चांदी है। तो चांदी का एक परत जो है वो ऊपर ये नीचे में जाकर के बैठ गया, कंटेनर के नीचे में जाके बैठ गया। इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप, अवक्षेप बन गया। तो अवक्षेप जैसे ही बना तो आप, क्योंकि ये भी यौगिक था और ये भी यौगिक है, लेकिन जब आपने दोनों को मिला दिया तो आपने क्या देखा, ये जो सिल्वर है वो नीचे जाकर के बैठ गया है। इसका मतलब क्या है, अवक्षेप का बनना ये सूचित करता है पहले अवक्षेप नहीं था लेकिन अब अवक्षेप बन गया। ये अवक्षेप का मतलब होता है आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट का बनना। अवक्षेप किसका अवक्षेप है, Ag का, चांदी का अवक्षेप है। ये बनना ये सूचित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। ओके। पांचवा है आपका गैस का बनना। गैस का बनना, जैसे गैस का कैसे बनना, जैसे मान लो आपके पास HCl है और आपने इस पर डाल दिया जिंक, ठीक है। HCl पर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, जिंक पर आपने HCl डाल दिया। ओके, तो ये आप देखेंगे क्या होगा, ये बनेगा ZnCl2 और प्लस यहाँ से H2 गैस निकलेगा। इसका मतलब ये गैस का निकलना ये सूचित करता है कि आपके पास जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ये गैस का निकलना ये सूचित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कुछ गैस की पहचान होती है। यहाँ पे कौन सा गैस निकला है, तो यहाँ पे H2 गैस है। दो तीन गैस का पहचान आप जरा याद रखेंगे। एक हो गया हाइड्रोजन गैस की पहचान, एक है SO2 गैस की पहचान, और एक है CO2 गैस की पहचान, और एक है CO गैस की पहचान। ये सभी के सभी क्या है, गैस है, बहुत खतरनाक गैस है सभी के सभी। H2 गैस का पहचान है कि अगर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे, अगर यहाँ पे जलती माचिस की तिल्ली लाएंगे तो ये एक पुट की ध्वनि के साथ जलेगा। पुट की ध्वनि के साथ क्या होगा, ये जलेगा, ठीक है। कौन, हाइड्रोजन के साथ अगर कहीं पे अगर गैस है, माचिस की तिल्ली लेके गए, अगर वो पुट के ध्वनि के साथ जल रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछेगा एक गैस है जो पुट की ध्वनि के साथ जलता है, बताइए वो कौन सा गैस है, कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो गैस है, ये गैस अगर आप श्वास लेते हैं तो आपका मन ओकियाने लगेगा, वॉमिटिंग जैसा फील करेंगे आप, जिसको बोलते हैं सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेशन फील करेंगे आप, अकुलाना, मन अकुलाना, सफोकेशन स्मेल फील करेंगे आप, तो वो कौन सा गैस होगा, SO2 गैस होगा। तो बोलेगा एक ऐसा गैस है जिसको आप श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब उसको खींचते हैं अंदर तो आपका मन अकुलाने लगता है, आप सफोकेशन फील करते हैं, तो बताइए वो कौन सा गैस है, वो कौन सा होगा, SO2 गैस होगा। CO2, जैसे ही माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे वो माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी, माचिस की तिल्ली क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है। और ये जो है उजले धुएं के साथ, ये उजले धुएं के साथ जलती है और ये काले धुएं के साथ जलती है। अगर धुआं को देखना हो तो काला धुआं अगर निकल रहा है इसका मतलब CO2 गैस है, अगर उजला धुआं निकल रहा है तो कौन सा है, CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये था अभी जो हम लोग पढ़े, ये पढ़े हैं कि अगर कहीं पर भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका पहचान क्या है कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सबसे पहला पहचान है कि रिएक्शन होने का पहचान क्या है, रंग में परिवर्तन। आपको बताए थे रंग में कैसे परिवर्तन, तो रंग में कैसे परिवर्तन, जैसे कि आपके पास मिथाइल है, मिथाइल ऑरेंज है, उसमें आप थोड़ा सा अम्ल डाल दीजिए, उसका रंग लाल हो जाएगा। क्षार डाल दीजिए, उसका रंग पीला हो जाएगा। फिनोक्तलीन है, उसमें क्षार डाल दीजिए, उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, रंग में परिवर्तन है। नीला लिटमस पेपर है, उस पर आप अम्ल डाल दीजिए, वो लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर है, क्षार डाल दीजिए, वो नीला हो जाएगा। तो चमक में, रंग में परिवर्तन हो रहा है।
ठीक है, तो आपने क्या समझा, केमिकल रिएक्शन वहाँ हुआ है। गंध में परिवर्तन, जैसे दुर्गंध आ गया खाना में, सब्जी में, तो वो क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन सा, ऑक्सीकरण हुआ है, जो आपका भोजन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विषैला हो गया है, दुर्गंध युक्त हो गया है, तो आपने क्या समझा, रिएक्शन हुआ है। ताप में परिवर्तन, आपने क्या बोले, यदि आपके पास चूना है, उसमें आपने पानी डाल दिया तो उसमें से वो गर्म हो गया, उष्मा निकल गया, तो ताप में परिवर्तन जैसे हुआ, आपने क्या समझा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा, अवक्षेप का बनना, आपने समझा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला है गैस का बनना, आपने समझा केमिकल रिएक्शन हुआ है। कुछ गैस की पहचान बताएं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर नए सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।